नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की भी एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गई। ऐसे में स्वाभाविक है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी। विपक्षी एकता के भी प्रयास शुरू हो गए। निश्चित रूप से प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ही इन प्रयासों के केंद्र में है। कांग्रेस यही दावा करती है कि बीजेपी के विरुद्ध किसी भी राजनीतिक गोलबंदी की कवायद उसके बिना मुश्किल है। यह बात सही है कि अखिल भारतीय उपस्थिति और सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते कांग्रेस विपक्षी एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिर भी विपक्षी एकता का प्रश्न बहुत जटिल नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत के 3 उत्तर पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं। त्रिपुरा में जहां अकेली बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन ने बम्पर जीत दर्ज की है। उधर मेघालय में कोनराड संगमा की सत्ताधारी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन 27 सीटों के साथ बहुमत से दूर रह गई है। इस बीच बीजेपी ने यहां सरकार गठन में एनपीपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। साफ है, पूर्वोत्तर में बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और कांग्रेस को निराशा हाथ लग रही है। जीत से उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली के पार्टी ऑफिस में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि छोटे राज्य समझकर कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के राज्यों का तिरस्कार किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी परोक्ष रूप से हमला किया। जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। दरअसल मौजूदा दौर में मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें सत्ता से बेदखल करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के 85वें पूर्ण अधिवेशन में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता का मुद्दा जोर शोर से उठा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए अधिवेशन में इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अनुसार कांग्रेस पार्टी समान विचारधारा वाले धर्मनिरपेक्ष दलों के बीच सहमति बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस विपक्षी एकता की धुरी बन पाएगी? इससे भी बड़ा सवाल है कि अगर कांग्रेस इस मकसद में कामयाब हो भी गई, तो क्या विपक्षी गठबंधन इतना ताकतवर हो पाएगा कि वो बीजेपी नीत एनडीए का मुकाबला कर सके? आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के 2003 के शिमला अधिवेशन में भी विपक्षी एकजुटता को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस के साथ एनसीपी, टीआरएस, डीएमके, जेएमएम और एलजेपी जुड़ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि 2004 लोकसभा चुनाव में सिर्फ इन पार्टियों के दबदबे वाले प्रदेशों क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और बिहार में गठबंधन को 114 सीटें मिल गईं और यूपीए ने बहुमत हासिल कर सरकार बना ली। लेकिन 2004 से 2024 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर दलगत राजनीति में बड़ा बदलाव आ गया। बीजेपी बहुत आगे निकल गई है और उसका दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 1989 से 2014 के बीच भारतीय लोकतंत्र गठबंधन के दौर से गुजरा। इस दौरान बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी रही। पार्टी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के सूत्र पर धीरे धीरे अपना मजबूत वोट बैंक बना लिया। मतदाताओं पर बीजेपी की पकड़ को इस बात से आंका जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मजबूत विरोधी गठबंधनों के बावजूद वो आगे निकल गई। बीजेपी के खिलाफ यूपी में बीएसपी और सपा, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस, झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम और जेवीएम साथ आए थे। फिर भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर ली।
2004 की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में बहुत फर्क आ चुका है। आज पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। केवल छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल में कांग्रेस ने अपने दम पर सरकार बनाई है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव सभी अपने गढ़ में मजबूत हैं। ऐसे में ये सभी कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद अब ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में किसी भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने से इनकार किया है। Then how they say they are anti-BJP? And all they played the communal card. BJP of course played the communal card, but CPM and Congress played more than communal card there. তৃণমূল কংগ্রেস আর মানুষের জোট হবে, আমরা ওদের কারোর সাথে যাব না, আমরা একা লড়বো মানুষের সমর্থন নিয়ে। যারা বিজেপি কে হারাতে চায় তারা আমাদের ভোট দেবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। আর যারা কংগ্রেস সিপিএম কে ভোট দেবে তারা বিজেপি কে ভোট দেবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। এই সত্যটা উদ্ঘাটিত তো আজকে হয়ে গেছে। बीजेपी विरोधी महागठबंधन खुद के लिए भी घातक साबित हो सकता है अगर जनता के बीच परसेप्शन ये बन जाए कि सभी अवसरवादी दल अपने हितों के लिए एकजुट हुए हैं, इनका देश हित में कोई लेना देना नहीं है। अगर मतदाताओं के मन में ये बात घर कर जाए कि गठबंधन दलों के पास कोई विजन नहीं है, तो बड़े बड़े गठबंधन भी चुनावों में धराशायी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जेडीएस के बीच तालमेल के अभाव से गठबंधन की चुनावी नैया डूब गई। एक सर्वे से पता चला है कि ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस के साथ रहे दलितों के 40% मतदाता बीजेपी के पक्ष में चले गए। इसी तरह हमेशा जेडीएस के साथ रहने वाले वोकलिंगा वोटरों का 60% बीजेपी का समर्थक हो गया। उधर यूपी में सपा बीएसपी के साथ आने से जाटव, यादव और मुस्लिम मतदाता तो एकजुट हो गए, लेकिन गैर यादव मतदाताओं का बीजेपी के प्रति ध्रुवीकरण हो गया। इसका नतीजा हुआ कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 80 में से 62 सीटें जीत गई। साथ ही एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि किसी भी विरोधी दल के पास मोदी फैक्टर की कोई काट नहीं है। 1971 में जिस तरह इंदिरा गांधी के खिलाफ गोलबंदी विरोधियों को ही भारी पड़ गई, उसी तरह 2019 में मोदी विरोधी गठबंधन बैकफायर का शिकार हो गया। इसका बड़ा कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक अलग वोट बैंक बन गया है, जो सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे पर वोट करता है। 2019 के सर्वे में 1/3 लोगों ने कहा था कि अगर मोदी पीएम का चेहरा नहीं होते तो उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया होता। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा गठबंधन बनाने में कामयाब भी हो गई और सभी विपक्षी दल एक साथ आ गए, तो भी अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को पछाड़ देंगे, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ा जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। एक दिन पहले जब ममता बनर्जी का ये बयान आया कि हम अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उससे पहले विपक्षी एकता मंच पर सजा हुआ था। किसी का खास जन्मदिन था, खास ओकेजन था और उस पर विपक्षी एकता का दम भरा जा रहा था। और ठीक अगले दिन टाए टाए फिस विपक्षी एकता। अब ऐसे में लोकसभा का चुनाव जब लड़ेंगे तो अपने अपने रथों पे सब सवार होंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब सबकी रणनीति अलग अलग होगी, सबकी दिशा अलग होगी, सबकी विचारधारा अलग होगी, स्वार्थ सिद्धि अलग होगी, तो युद्ध जीतेंगे कैसे? अगर वो युद्ध मानते हैं इसको। लेकिन सियासत में कब क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि कांग्रेस लेफ्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमको परास्त किए हैं। एक सीट पर इतनी नाराजगी हो गई, तो अब आगे क्या होगा? पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनसे इस पूरी सियासत को समझने की हम कोशिश करेंगे। मनोज पंडित भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुणेश यादव कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उनका अनुभव हम बांटेंगे। सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी अनुभव हम लेंगे। युवा हैं काफ़ी और काफ़ी ज्वलंत पत्रकारिता भी करते हैं। संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता। संजय सरकार प्रवक्ता टीएमसी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संजय सरकार, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। इतनी नाराजगी, एक तरफ तो सारा विपक्ष एक होने के लिए बिगुल फूंकता नजर आ रहा है,
दूसरी तरफ आपकी ये नाराजगी, ऐसी भी क्या नाराजगी जो आपने अपना रास्ता ही अलग कर लिया? बाम राम रहीम सब एक बंगाल में। ठीक। आपको भाव वोट हम आपको कन्वर्ट करेंगे, आपको वोट हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हमने देखा 2019 जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कम्युनिस्टों को वोट किधर कन्वर्ट हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पर हमने क्या देखा है 2021 से जब चुनाव हुआ था, हम जब जनता का बीच में गए थे तो उसमें फिर हमने देखा है फिर उसी तरफ से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कम्युनिस्ट के साथ में एक मतलब जबरदस्त अलायंस हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो बंगाल में जो बाई इलेक्शन हुआ, हमने देखा वहां पर शुभेंदु अधिकारी को रात का अंधेरे में कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उसको समर्थन में जा रहे हैं। क्यों भाई? अगर आपको समर्थन करना है तो खुलेआम समर्थन कीजिए ना, कौन मना कर रहे हैं आप? तो हमने सोच लिया बंगाल में तो आपको कुछ है ही नहीं है, अगर मेरे से फाइट होगा तो भारतीय जनता पार्टी को साथ में फाइट होगा। तो आपको ये लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि नदी के दो किनारे एक हो गए, यानी कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी से मिल गई जाके? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह में। यहाँ पर अगर कोई सोसाइटी का भी चुनाव होता है तो वहाँ पर भी मिल जाते हैं। तो मैं आपको हकीकत बता रहे हैं। राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाके विरोध कर रहे हैं, बातें रख रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप यहाँ कह रहे हैं कांग्रेस एक हो गई। नहीं, यहाँ करने का कारण क्या है? ममता बनर्जी को हटाना है। उतना आसान नहीं है। तो जनता को बीच में जो 365 324 जो जनता को बीच में रहता है, बूथ कार्यकर्ता का साथ में रहता है। आपको मालूम है एक मुख्यमंत्री डायरेक्ट एक बूथ कार्यकर्ता को डायरेक्ट फोन करके पूछता है तुम्हारा हालत क्या है, कहाँ है? ये बहुत बड़े बात होता है एक कार्यकर्ता के लिए। और रह गया कांग्रेस और बीजेपी को एक अलायंस, कैसे अलायंस हो गया है? टीएमसी को हराना है। अरे इतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को साथ में 42 या लोकसभा सीट है, 5 से 6 सीट में हमसे कॉन्टेस्ट होगा। बाद बारी 35 से 36 सीट जो है हम आराम से उससे निकाल जाएंगे। तो निकाल जाने का कारण क्या है मैं आपको रीजन बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये बड़ा गंभीर आरोप है और आरोप में कितना दम है हम ये भी समझ लेते हैं। अरुणेश जी, कांग्रेस मिल गई भारतीय जनता पार्टी से, यानी हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मुझे अपने जो टीएमसी के साथी हैं तो इनकी बात पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। देखिए, जहां आज के समय में आप भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी का खुल के विरोध कर रहा है। जो बीजेपी की नीतियां हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई को लेके हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेके हो, तो उसमें संसद से लेके सड़क तक अगर कोई पार्टी संघर्ष कर रही है तो कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। लेकिन वो जो आरोप लगा रहे हैं और कि इस तरीके का जो आरोप है इसको भी तो बताइए। बिल्कुल निराधार आरोप है। अब पता नहीं इन्होंने कैसे देख लिया कि शुभेंदु अधिकारी जी किस कांग्रेस के नेता से मिलने गए हैं। अब मेरी समझ से परे है, मेरी समझ से परे है कि जो हमारे साथी हैं वो किस आधार पे आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है इनको सीबीआई और ईडी का डर हो, भय हो, इस वजह से हम तस्वीर दिखा रहे हैं भाई, हम तो सबूत दिखा रहे हैं। तस्वीरें तो कहीं कोई पब्लिक फंक्शन हो, पब्लिक फंक्शन में भी पार्टी के नेता आपस में मिलते हैं, पब्लिक फंक्शन में भी नेता मिलते हैं, तो अब तस्वीर से कभी कुछ ऐसे बयान नहीं होता है कि कुछ हो रहा है। तस्वीरें तो ममता जी की, मोदी जी के साथ भी है, तस्वीरें तो हर नेता, राजनेता की हर राजनेता के साथ होती है, और तस्वीर से आप ये नहीं कह सकते कि कहीं मिली भगत है। और मुझे लग रहा है बिल्कुल निराधार आरोप है। तो वो कह रहे हैं एक दिन पहले की तस्वीर है, ऐसी भी क्या मतलब मजबूरी थी कि एक दिन पहले मुलाकात हो गई? अब ये बात तो हमारे टीएमसी के साथ ही ज्यादा बेहतर जब बता सकते हैं। मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है कि हम लोग जो समान विचारधारा की जो भी पार्टियां हैं उनके लिए हमारा खुला आमंत्रण है। विपक्षी एकता को हम मजबूत करने में विश्वास रखते हैं। और रायपुर में जो हमारा अभी अधिवेशन हुआ है, तो अधिवेशन में भी इसी मुद्दे पे बात की गई है कि जो पार्टी पूछ रहे हैं। जी हाँ, क्या सवाल है, पूछिए। अरे ये बताइए, अधीर चौधरी अमित शाह का सीआरपी लेके क्यों घूमते हैं? जरूरत विपक्ष के लीडर है ना, कांग्रेस के लीडर है, ठीक है, तो उसको तो जरूरत है नहीं है उसको सीआरपी लेके घूमने के लिए। तो अधीर चौधरी अब कभी क्यों जा रहा है योगी आदित्यनाथ के साथ अधीर चौधरी मिलने के लिए? रीजन क्या है आप मेरे को बता दीजिए।
ये भी अगर झूठ हो जाएंगे तो हम सोचेंगे आप बिल्कुल राजनीति अब में आप बिना मुझे ये अनुभव के बताइए, घर पे बैठे हुए हैं, राजनीति में जिसमें आपको 365 324 का राजनीति का खबर आप बिल्कुल रखते नहीं हैं। अरुणेश जी आप कह रहे हैं चैनल शिष्टाचार पे मुलाकात बैठते थी वो। हैं, शिष्टाचार आप मुलाकात बताएं। नहीं हो सकती है। नहीं मैं कहना आपको बता सकता हूं कि कई मर्तबा ममता दीदी भी यहाँ प्रधानमंत्री जी से मिली हैं, गृह मंत्री जी से मिले हैं, और क्यों टीएमसी मिले के हैं? तमाम नेता मिलते रहते हैं। नहीं, क्यों मिलते हैं? नहीं मिलना, राजनीतिक रूप से मिलने में क्या गुरेज है? अगर आप राजनीतिक चलिए, रूप ठीक से है। मिल रहे हैं, शिष्टाचार ठीक है, मुलाकात संगीता हो जी, रही है, तो ठीक इसमें है। क्या गुरेज है, ठीक है, क्या आपकी बात बुराई है। है? ठीक है, बंगाल संगीता का जी हक के लिए दीदी वहाँ जाते रहता है। चलिए, मेरे ठीक है। 1 लाख करोड़ जीएसटी अभी भी दिया। लेकिन विपक्षी एकता को तो चोट पहुंच रही है। मान लीजिए आप जनता को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक वोट बैंक पर निशाना भी आप साधते हैं, तब भी तो विपक्षी एकता के जरिए अगर आप अलग थलग पड़ते हैं तो सामने वाले का तो विकल्प पूरा हो जाता है। उसको तो क्या है, बनी बनाई खीर मिल गई। आप तो ऑलरेडी लड़ रहे हैं, तो दो के बीच में तो तीसरा हमेशा फायदा उठाता है। संगीता जी आपसे समझना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी की राह अलग है, कांग्रेस की राह अलग है, लड़ाई सबकी है एक ही। तो ऐसे में आप अगर 2024 में जीतना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहते हैं, तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे लग रहे हैं। देखिए रविंद्र भाई, 2024 में मोदी सरकार को हटाना राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा जनता की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट जनता ने करना है। और जो आज मुद्दे हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की दोस्ती की छवि पूरा जग जाहिर हो रही है देश में, तो जनता बखूबी समझ रही है कि क्या खेल चल रहा है। तो यही बात तो और बीजेपी क्या कह रही है कि CBI का खेल चल रहा है। तो कट्टर देखिए, ईमानदार लोगों की छवि भी सामने आ रही है, वो भी यही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब 3000 सीबीआई ईडी के केस होते हैं और उसमें से 0.5% जब रेशियो जाता है, तो समझ में आता है कि क्या खेल चल रहा है रविंद्र भाई। और ये जनता समझ रही है कि ईडी और सीबीआई केवल विपक्ष के लिए है, और आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल सामने से डटकर मुकाबला कर रही है। और आज अगर बीजेपी को किसी से डर लग रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी आपको लगता है इतनी मजबूत हो गई है कि 2024 में जिसकी दिल्ली में खुद की लोकसभा सीटें नहीं है, वो 2024 में चुनौती दे देगी भारतीय जनता पार्टी को? मैंने आपको क्या कहा रविंद्र भाई पहली लाइन में कि चुनौती पार्टियों से ज्यादा जनता देगी। हाँ। क्योंकि लोकतंत्र में वोट जनता ने करना है, ताकत जनता के हाथ में है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, लेकिन लोकतंत्र में आखिरी निर्णय जनता का होता है। और इस बार जमीन खिसकाने का काम जनता करेगी रविंद्र भाई। भले ही सारे रथ अलग अलग हों, लेकिन जनता का रथ जिस ओर चला जाएगा उस ओर जीत हो जाएगी। और जो चल रहा है इस समय, चाहे महंगाई हो, होली का तोहफा मोदी जी ने बहुत अच्छा दिया है महिलाओं को। नहीं, जनता तो आपको वोट देगी। अगर जनता आपको वोट देती भी है और आप सब अलग थलग पड़ जाते हैं, विपक्षी एकता अलग थलग पड़ जाती है, तो फिर आप किस तरह से जनता की जो इच्छा है उसको पूरी कर पाएंगे? अगर आप मानते हैं कि जनता, देखिए रविंद्र भाई, समय नाराज है काल और बीजेपी से, परिस्थिति के अनुसार विपक्षी एकता भी खड़ी होगी। हाँ। समय काल और परिस्थिति के अनुसार विपक्षी एकता भी एक साथ आकर खड़ी होगी। और उसके बाद सारा निर्णय जनता के हाथ में होगा और जनता इसका जवाब देगी। जनता को एक रथ पर सवार होना है। इस समय बड़ी चुनौती जनता के सामने है रविंद्र भाई। मनोज पंडित जी, आपका तो रास्ता आसान हो जाएगा विपक्षी एकता अगर यूं टूटेगी तो। रविंद्र जी, हमारा रास्ता हमेशा आसान है। क्यों? आप तो आनंदित हो रहे होंगे इस समय। नहीं, हमारा रास्ता इसलिए आसान है क्योंकि हम लोग देश के विकास की बात करते हैं, हम लोग देश की तरक्की की बात करते हैं, हम नौजवान की रोजगार की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। इसलिए हमारा रास्ता आसान है। ये सारे इकट्ठे हो जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आपने देखा कि कल ही जो नए रिजल्ट आए हैं तीनों राज्यों में, तो अगर जहां हमारा कोई था नहीं, जहां बिल्कुल भी नहीं थे, जहां हमारे 2 विधायक थे, आज वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। तो ये तो जनता की अदालत है, और जनता जिसमें विश्वास करेगी वही जो है अब सत्ता के करीब बैठेगा जाके। लेकिन वो है सैया भाई कोतवाल, तो डर किस बात का? संगीता शर्मा तो यही कह रही है कि जिस तरह से आप बड़े नेताओं को जेल भेजने का काम करते हैं और इलेक्शन आप जीत लेते हैं। रविंद्र जी, क्या आप गलत करेंगे तो कानून अपना काम भी नहीं करेगा? आप मुझे बताइए। मनोज भाई बता दीजिए, शुभेंदु अधिकारी से कैसे हट गया, हेमंत शर्मा से कैसे केस हट गया, ये रेड्डी ब्रदर्स से कैसे केस हट गया, वो सारे क्लीन चिट कैसे हो गए मनोज भाई? ये भी बता दीजिए, कौन सी वॉशिंग मशीन में धो डाला आपने? कि क्या
सीबीआई ने बिना नहीं अगर ऐसा नहीं होता मनोज भाई तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय नहीं लेना पड़ता अडानी पर जांच के लिए, वो सरकार को निर्णय संगीता जी लेना सुन लेते हैं, संगीता जी। छोड़ देता, या कोर्ट आपको उनको रिमांड की मोहलत नहीं देता, या सुप्रीम कोर्ट उनको राहत दे देता। तो मेरा मानना ये है कि ये जनता को बहकाने और फुसलाने की बात है कि हमें निर्दोष को जेल भेज दिया, ऐसा नहीं है। किसी न किसी तथ्य के आधार पर जेल भेजा गया है और उसका फैसला कोर्ट करेगा। ठीक है, सर्वेश पाठक जी, सबको आपने सुना और आप समझ भी रखते हैं राजनीति की। ये जो समीकरण बन रहे हैं इसके बिहाफ पे जिस तरह से ममता दीदी नाराज हुई, नाराजगी की क्या बड़ी वजह थी? वो चाहती ही थी कि ऐसा कोई पल आए जिससे वो अब किनारा कर लें और खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करें। अगर विपक्षी एकता एक मंच पर आई ही नहीं, नजर ही नहीं आई, तो फिर क्या लगता है इतना आसान होगा 2024 कांग्रेस के लिए भी और बाकी दलों के लिए? रविंदर जी देखिए, विपक्षी एकता आप देखिए तो एक बार नहीं टूटी है। अगर इसी में देखा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव में भी वो पूरी तरीके से टूट चुकी विपक्षी एकता। वहीं पे विपक्षियों को दिखाना चाहिए था, लेकिन वो एकता कहीं नहीं नजर आ रही, जबकि वो राष्ट्रपति चुनाव था। तो वहां पे जब ये एक नहीं हो चुके, और रही बात ममता बनर्जी की, मैं एक बार नहीं जिस भी चैनल पे जाता हूं मैं कहता हूं कि ये लोग कभी भी एक फोरम पे कभी भी साथ नहीं आएंगे। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उनके जितने भी संस्थापक हैं, आका हैं, वो सबकी महत्वाकांक्षा एक ही है कि वो प्रधानमंत्री बने तो वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन इनकी पहुंच एक राज्य से ज्यादा और कहीं नहीं है कोई खास। अब कहेंगे कि ममता बनर्जी पहुंच गई, मेघालय में 5 सीट निकाल ली। अरे 5 सीट निकाल ली, लोकसभा का चुनाव होना है ना रविंदर जी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कितना है? मेघालय में 2 लोकसभा की सीट है, अभी आपका वहां त्रिपुरा में 2 है, नागालैंड में 1 है लोकसभा का सीट। और जो ममता दीदी का अपना घर है बंगाल, अब देखिए वहां पे 42 सीट्स है। 42 में 2019 में क्या हुआ? क्या 2014 में ममता बनर्जी 42 में से 42 सीटें जीत ली थी क्या वहां? तो जब ये अपने बैसन, जो इनका अपना किला है जिसको कहते हैं दुर्गम किला, जहां कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये आरोप आप सुन लीजिए, ये कितना बड़ा अचरज वाला विषय है। टीएमसी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलके टीएमसी को हराई है। अब ममता बनर्जी की देखिए, जो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक बाई इलेक्शन होता है और कांग्रेस अपना खाता खोल देती है कि विधानसभा में उसके एमएलए बैठेंगे, और उस पे उनकी इतनी बड़ी प्रक्रिया है। इवन बीजेपी के लिए भी है कि बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जीता, आखिर कांग्रेस कैसे जीत गई वहां पे? लेफ्ट का जो कभी घर होता था 34 साल, यानी विपक्षी दल सिर्फ बातें कर रहा है, विचारधारा सिर्फ बातें हैं, एक मंच पर नजर नहीं आ रहा, कभी नहीं आ पाएगा। आरबी उपाध्याय जी, हम आपके पास ब्रेक के बाद आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया, उसके बाद हम आपके अनुभव को यहाँ बांटेंगे अपने दर्शकों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौटेंगे। और चूंकि विपक्षी एकता लगातार दम भर रहा है, एक तरफ एक मंच पे लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश भी मिले, फारूक साहब भी मिले, और उसके बाद सारी चीजें हुई, तेजस्वी भी गए, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का बयान, ये सारी चीजें अगर देखी जाएं, अहम की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो ये सारे तितर बितर हो जाएं और जनता हमेशा के लिए नकार दें। कभी कभी इस तरह की स्थिति बन जाती है, तो जनता ही जनार्दन है, यह हमें समझना हो। विपक्षी एकता अलग थलग पड़ती नजर आ रही है, दीदी नाराज हो गई हैं और वो किसी भी तरह से ये बिल्कुल साफ कर चुकी हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का टीएमसी अलग लड़ेगी, यानी सारा उनका जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया विपक्षी एकता में। लेकिन क्या अगर वो अलग थलग पड़ती हैं तो उनके लिए ये सही होगा? और विपक्षी एकता की जो मजबूती का दावा करा जा रहा है, जनता में उसका क्या संदेश जाएगा? आरबी उपाध्याय जी के पास चलते हैं, चूंकि ब्रेक से पहले हम उनके पास नहीं जा पाए। उपाध्याय साहब, हम समझना चाहेंगे पूरे समीकरण को लेकर। पहला तो यही सवाल, जो सवाल उठाया है ममता बनर्जी ने, उसको समझना चाहेंगे। क्या संभव है ऐसा जो ममता बनर्जी सवाल खड़े कर रही हैं कि भाई 2 किनारे एक हो गए, 2 विचारधाराएं एक हो गई, कांग्रेस को चला गया भारतीय जनता पार्टी का वोट, और अगर ममता का ये कदम उठता है 2024 के लिए, तो क्या ये विपक्षी एकता के लिए सही होगा? 2 सवाल है। देखिए, पहली बात तो विपक्षी एकता की बात, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जब कांग्रेस सत्ता में थी, बीजेपी विपक्ष में थी, तब क्या सारा विपक्ष एक हो जाता था? पूरा विपक्ष कभी एक नहीं हुआ। विषम परिस्थितियां कभी आती हैं तब देखा जाता है कि विपक्ष एक होता है। दूसरा, ममता बनर्जी की बात की, तो देखिए ममता दीदी जानती, वो समझती हैं
कि वो कांग्रेस का वोट बैंक लेकर ही अपना वहां सत्ता में, और कांग्रेस का वोट बैंक आसानी से किसी के पास भी शिफ्ट हो जाता है। वो टीएमसी को भी चला जाता है, वो आम आदमी पार्टी के पास भी शिफ्ट हो जाता है। बीजेपी का वोट बैंक तो शिफ्ट होता नहीं है। वो कैडर बेस्ड पार्टी और कैडर का वोट उनका कहीं नहीं जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गांधीवादी विचारधारा जो है वो किसी में भी मिक्स हो जाती है। देखिए, बिल्कुल ममता बनर्जी जानती हैं, अगर कांग्रेस मजबूत होगी वहां पश्चिम बंगाल में, या लेफ्ट मजबूत होगा, तो टीएमसी कमजोर होगी। अब कौन चाहेगा कि अपनी पार्टी को कमजोर करे? विपक्षी एकता के नाम पर कोई नहीं चाहेगा। अपने वजूद की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। और जितने भी विपक्षी दल हैं, ज्यादातर विपक्षी दल, नेता भी अगर मान लें हम, तो नेता भी कांग्रेस से निकल के गए हैं। भी ममता दीदी खुद कांग्रेस में थी, हेमंत बिस्वा शर्मा आज आसाम में है, वो भी कांग्रेस ही थे। मतलब बहुत सारे नेता तो कांग्रेस ही थे, और कांग्रेस के वोट बैंक को लेकर ही वो अपनी रीजनल पार्टी को मजबूती प्रदान किए हुए हैं। तो ऐसे में वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे कि वो कांग्रेस को मजबूत करें? कोई नहीं करेगा। लेकिन एक सीट अगर कांग्रेस को मिल जाए तो इससे इतना क्या नाराजगी हो सकती है कि अलग थलग कर लें अपने आप को? देखिए, नाराजगी एक मैसेज तो जाता है। आज कांग्रेस एक सीट ले रही है, या लेफ्ट वापसी करे या कांग्रेस वापसी करे, तो अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा टीएमसी के लिए। दीदी के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मुश्किल से इन सबसे उभर कर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और अपने आप को मजबूत किया है। तो ऐसे में कोई नहीं चाहेगा। रहा, मनोज पंडित जी भी बात कर रहे थे कि भी हम तो स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम तो देश के विकास की बात करते हैं, हम तो नौजवान की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। वो सब दिखा कि जैसे 3 राज्यों के चुनाव हुए, एकदम से 50 रुपए सिलेंडर बढ़ गए, यानी विकास बड़ा तेजी के साथ बढ़ा। दिख रहा है लोगों को। नौजवान भी बेचारा बेरोजगार घूम रहा है, विकास वहां भी दिख रहा है। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, वाकई में दिख रहा है कि विकास हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी तो मैंडेट मिल रहा ना भारतीय जनता पार्टी को। भाई साहब, मैंडेट आप मीडिया वाले देते रहे, बहुत अच्छी बात है। 3 राज्यों के चुनाव हुए, मुझे बता दें कि क्या मैंडेट आप चेहरे पे, आपने भी कहा चेहरे पे वोट मिलता है, वो चेहरे पे वोट हिमाचल में क्यों नहीं मिला? क्या हो गया था भाई? वहां तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि छोड़ दो कैंडिडेट को, मेरे चेहरे पर वोट करिए। फिर भी जनता ने वोट नहीं किया। मेरी तो समझ से परे है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करूं मैं, तो त्रिपुरा में भी 11 सीटें माइनस हुई हैं। मतलब 11 सीटें घटी हैं। ठीक है। और आप कह रहे हैं कि भी हम मजबूत हो रहे हैं, लेकिन सरकार तो फिर भी बन गई। ये दल मजबूत हुए हैं। टिपरा मोथा खा गया। जो 11 सीटें आदिवासी जो उनके साथ थे, वो टिपरा मोथा ले गया वहां पर। अब हम नागालैंड की बात करते हैं। हाँ, नागालैंड एक जरूर स्टेट है जहां बीजेपी ने अच्छा किया। दूसरे स्टेट में आप कैसे कह सकते हैं कि वहां चेहरे पर वोट मिला? वहां क्यों नहीं मिला? तीसरे स्टेट में वहां कितनी सीटें हैं? वहां क्या हिंदुस्तान की जनता नहीं थी? क्या पाकिस्तान के लोग वोट कर रहे थे? तो वहां तो टीएमसी बढ़त बना रही थी, उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। देखिए भाई साहब, ये कहने वाली बात है। हम अपने अपने तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी में मनोज पंडित जी की या सर्वेश्वर पाठक जी की या यादव जी की बात नहीं कर रहा। पॉलिटिकल पार्टी भी, टीएमसी भी अपने आप को इसी तरीके से एक्सप्लेन करती है। संजय सरकार जी भी बिल्कुल कहते हैं कि भी हम ही हम है, बाकी कोई है नहीं, किसी में दम नहीं, हम ही हम, बाकी सब बेदम। तो फिर कैसे बनेगी आपके नजरिए से? अगर देखा जाए, आप अगर इस तरह की कभी स्थिति बनी है कि 2024 में किसी दल की स्थिति इतनी माफ कीजिएगा कि सेंट्रल में किसी की स्थिति इतनी मजबूत हो और दलों में एकता भी ना हो और चुनाव जीत लिया हो? देखिए, समय अपने हिसाब से बदलता रहता है। परिस्थितियां वो भी नहीं रही कि कांग्रेस सोचती थी कि हमें सत्ता से कोई बाहर नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी के बाद कौन होगा, कौन नेता होगा, प्रश्न खड़ा होता था। लेकिन ये देश खड़ा रहा। इंदिरा गांधी नहीं, नेता भी आते थे। समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती, और ये भी यथार्थ है कि अगर कोई बदलेगा देश में, सत्ता परिवर्तन होगा, तो कांग्रेस ही करेगी। अच्छा। चाहे वो 2024 में करे, चाहे वो 2029 में करे। ठीक है। संजय सरकार एक बड़ी बात कही है उपाध्याय साहब ने, यानी आपको या बाकी दलों को
कांग्रेस की अगुवाई में जाना ही पड़ेगा, वरना हर चीज संभव नहीं है। क्योंकि अगर कोई चुनौती दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को तो वो कांग्रेस नहीं। ऐसे में अगर आप अलग थलग पड़ते हैं तो कांग्रेस की तरफ से भी कई सवाल दागे गए आपके ऊपर कि भाई जब विधानसभा चुनाव में सीटें आई और आपकी सीटें कम हो गई तो उस वक्त कौन था? कांग्रेस थी। कांग्रेस की वजह से आप सीटें आ रहे हैं या खुद की वजह से आ रहे हैं? ये मुझे पूछा गया है। जी आपसे ही पूछा। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, 2004 में मेरे एक ही सांसद था, ठीक है। 2006 में हम विधानसभा जो इलेक्शन हुए थे, मेरे को जोर जोर से हराया गया था। सिर्फ 29 सीट मिले थे। एक सीट के लिए हम ऑपोजिशन पार्टी भी कर लेंगे। हम वहां से लड़ाई करके 2019 अभी एक तरफ तो आप संजय जी, लगता है आप या तो खुद कंफ्यूज हो या हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। आप कभी कह देते हो कि हमें हरा दिया गया, कभी आप कहते हो हम इतने मजबूत हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे बात सुनिए। उस समय हम सत्ता में नहीं थे, आप मेरे बात सुनिए। हाँ। आपको जो हम जो बता रहे हैं सिनारियो जो बता रहे हैं उसको समझने की बहुत जरूरत है। अच्छा, आप समझ के बात करेंगे तो अच्छा लगेंगे, सुनने में भी अच्छा लगेंगे। चलिए आप समझा दीजिए। पहली बार ऐसा लग रहा है हम ना समझ बैठे। 19 से हम 2011 में सत्ता में आया है और मैं अकेले के बल पर 2016 में 211 सीट जीते थे। अब मेरे अकेले के बल 2021 में 213 सीट हम जीते। किसी को सहारा, किसी को बैसाखी की तो जरूरत नहीं पड़ा और किसी को चाबी की जरूरत नहीं पड़ा। ममता बनर्जी को सरकार बनाने के लिए इसको चाबी की जरूरत, इसको ताला खोलने के लिए जरूरत नहीं पड़ा अपने को। 2024 में हम आपको यहाँ तो दावा को साथ कह रहे हैं, हम 42 में 40 सीट जीत रहे हैं। आप लिख के रख दीजिए। 35 से 40 के अंदर नहीं रहेंगे, हम राजनीति करने नहीं आएंगे। 42 में 40 ही क्यों? 42 में 42 जीत जाइए, तभी तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन पाएंगी। 42 में 42 जीतिए, ये दावा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, मेरे जो खरीद लेंगे कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीट की जरूरत पड़ते हैं। हाँ, और हम अलादीन के चिराग नहीं है जो अलादीन के चिराग से निकाल के दे देंगे और मुंगेरी लड़का नहीं तो किस आधार पर जीतेंगे आप? हम सारा देश में तो फिर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। 42 में 40 किस आधार पे जीतेंगे, ये भी तो बताइए। हम अच्छे जगह पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता रहा है। अच्छा, एक हुआ है और त्रिपुरा में भी संजय सरकार, संजय सरकार एक सीट हंसने का जगह नहीं मिलेंगे। ठीक है संजय सरकार, नहीं कोई नहीं हंस रहा। संजय सरकार एक सीट चली गई, आप इतना घबरा गए। नहीं, हम घबरा और अगर 2-3 खिसक गई तो क्या होगा? नहीं, जो आइडियोलॉजी, यानी आइडियोलॉजी छोड़िए, आप ये चाहते हैं कि कोई भी दूसरा दल पनपे ही ना, आपके अलावा कोई नजर नहीं आना चाहिए। बड़े बड़े भाषण जो बोलते आरएसएस मुक्त भारतवर्ष, बीजेपी मुक्त भारतवर्ष, लेकिन क्या है आखिर तक शाम में जाके आप ग्लास में जो बैठ जाता है तो ग्लास आपको बन जाता है। ये नहीं, हमारा सवाल ये है आपसे कि एक सीट से इतनी क्या नाराजगी? क्या आप चाहते नहीं कि कोई और दल वहां पर पश्चिम बंगाल में अपना स्थान बना पाए? देखिए, उपाध्याय साहब भी तो यही कह रहे हैं। कांग्रेस को आइडियोलॉजी अगर जानने चाहते हैं त्रिपुरा में उसको दो होता है। अभी कांग्रेस के नहीं, हम आपका जो अपना विचार वो समझना चाहते हैं, आपकी टीएमसी का जो विचार समझना चाहते हैं, आप ममता बनर्जी जी का जो विचार है वो समझना चाहते हैं। क्या एक सीट अगर चली गई तो इतनी नाराजगी? आप चाहते ही नहीं है कि कोई दूसरा दल अगर आपके साथ सहयोग कर रहा है या सहयोग में है तो उसको एक भी सीट चली जाए। हाँ, आप मेरे को जवाब देने के लिए देंगे? हाँ, तो सवाल सुनेंगे तभी तो जवाब देंगे ना आप। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ एक सीट पर इतनी नाराजगी हो गई, आप चाहते ही नहीं है कि दूसरा कोई दल वहां पर जगह पाए, आपका सहयोगी दल, तो आप आगे एकता की बात क्या करेंगे? नहीं, आप देने नहीं चाहते किसी को? 10 सीट पे जीतते तो मेरे को ऐतराज नहीं है। ऐतराज इस बात के है, आप बंगाल में आप दोस्ती करता, केरल में कुश्ती करता है। गोवा में क्या किया था आपने? लड़ाई कर रहा है, आज भी लड़ाई। गोवा में क्या किया था आपने? जनता पार्टी के खिलाफ आज भी लड़ाई। गोवा में क्या किया था? गोवा ने हम किसके साथ सत्ता बनाया? किसको? भारतीय जनता पार्टी को समझौता करके चुनाव लड़ाई किया क्या? नहीं किए तो यहाँ पर भी तो आप दावा नहीं कर सकते एक फोटो दिखा के। लेकिन वोट काटने की तो बात कही गई ना, वोट काटने की तो बात कही है अरुण जी। एक आध सीट से संजय सरकार कोई हारने वाले नहीं है। एक आध को तो बम से उड़ा देंगे, वो ऐसी कमजोर न समझे। नहीं, अभी तो आपने खरीदने की बात की थी। आप एक बात तो यहाँ वो एक अलग चीज है जी। एक बात यहाँ स्पष्ट है, अगर 2024 का चुनाव सकारात्मक दृष्टिकोण से लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है
तो कांग्रेस की चूंकि देखिए प्रेजेंस पूरे भारतवर्ष में है, तो जो समान विचारधारा के दल हैं तो उनको कांग्रेस के साथ आना चाहिए। और हमारी पहल भी है कि समान विचारधारा के जितने भी दल हैं वो हमारे साथ आए। और उपाध्याय जी की बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं कि कभी भी जो विरोधी दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनमें कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए हो। लेकिन हमारा जो प्रयास है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो समान विचारधारा के दल हैं वो एक छाया छत्र छाया के नीचे आए, जिससे कि हम सत्ताधारी भारतीय जनता के नीचे तभी संभव है ना जब आपकी जो बातें वो ठीक होंगी। कभी आप कहते हैं राहुल गांधी पीएम पद का चेहरा है, और आपने उसके बाद कह दिया खड़गे साहब ने कि पीएम पद का तो कोई चेहरा ही नहीं है, हमने तो कभी कहा भी नहीं था। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की जो बात की गई, एक जैसी बयानबाजी हो रही है कि हमारा जो मुकाबला है वो टीएमसी को हराने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। ये दो बयान इस तरह के नहीं है जो विपक्षी दलों को कर ही नहीं सकते। आप जिसका साथ लेना चाह रहे हो उसके लिए इस तरह की बातें कर रहे हो। नहीं, देखिए जो विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहां समीकरण अलग होते हैं और लोकसभा के चुनाव में समीकरण अलग होते हैं। अच्छा, विधानसभा के चुनाव में अगर आपको कई बार जनता पार्टी की भी जरूरत पड़ी तो आप उसका नहीं, वोट ले जाओगे। देखिए हमारा जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी नीतियों के साथ कभी समझौता नहीं हो सकता। यहाँ क्षेत्रीय दलों के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जब दोनों दलों की सहमति बनती है तो समझौता संभव है। अधीर रंजन को क्यों कहना पड़ा कि टीएमसी को हराने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, किसी के साथ भी जुड़ना पड़े, हम जुड़ सकते हैं? नहीं, सहमति बन जाएगी। देखिए बिहार वाला फॉर्मूला है। हाँ। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई आप लड़िए मत यहाँ चुनाव जी, हमें आपका नेतृत्व स्वीकार है। टीएमसी कह रही है भाई बंगाल में चुनाव मत लड़िए आप, आपका नेतृत्व स्वीकार है। क्या कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ेगी? ठीक बात है। यानी आप तो यही चाहते हैं ना, आप इतनी जमीन हमें यहाँ दे दीजिए, हम उतनी जमीन आपको दे देंगे। कांग्रेस इलेक्शन न लड़े। ठीक है, आपका नेतृत्व स्वीकार होगा। देखिए राजनीति में ये संभव ही नहीं है कि बिना चुनाव लड़े आप किसी नहीं, लेकिन विचार तो समान होने चाहिए। आप एक तरफ चाहते हैं कि वो ना लड़े, वो कह रहे हैं कि ठीक है हम यहाँ नहीं लड़ेंगे, आप वहां मत लड़िए। संगीता जी आपके पास आना चाहेंगे। विचारों की लड़ाई खत्म हो गई है, अब स्वार्थ की लड़ाई शुरू हो चुकी है और दिखाया ये जा रहा है कि हम लोकतंत्र के साथ हैं, लोकतंत्र की खातिर जनता को साथ आना चाहिए। हर दल यही कह रहा है। देखिए रविंद्र भाई, अभी 3 पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव हुए। बार बार आम आदमी पार्टी को ये कहा जाता है कि वो कांग्रेस का वोट काटती है, पर वहाँ आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, उसके बावजूद भी कांग्रेस हारी और बीजेपी जीती। तो एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप लगाना कि किसी दल की वजह से, तो ये भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराने का काम करती है, वो बीजेपी को भी हराने का काम करती है। और देखिए आज जो लड़ाई है रविंद्र भाई, सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि जो देश में चल रहा है उन हालातों से देश को कैसे बचाया जाए, चाहे वो कांग्रेस हो फिर चाहे यहाँ पर टीएमसी हो, क्योंकि इस समय लोकतंत्र की जो हत्या करने का काम चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, एक मनमानी, एक तानाशाही, वो किसी एक क्षेत्र में नहीं सभी क्षेत्रों में देख रहे हैं। तो वो तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक आम आदमी पार्टी को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि वन मैन आर्मी है, अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वही होता है, अगर कोई भी उनके उलट जाता है तो उसका पत्ता साफ हो जाता है। देखिए वन मैन आर्मी होना और लोग नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे और हम एक आम आदमी की तरह जिंदगी बिताएंगे, और आज वही पार्टी है मोदी जी की मित्रता जो 30-25 करोड़ रुपए लगा के और बंगले को रिपेयर कराते हैं और स्विमिंग पूल बनाते हैं। दिल्ली में ठीक है, आज सुरक्षा में इतने लोग लगाए हुए, इतनी सुरक्षा लगाई हुई है। मनोज जी इसके बाद आप ही के पास आ रहा है, चिंता मत करिए, आप ही के पास आ रहा है। न्यायालय को बीच में आना पड़ा, तो आज माननीय न्यायालय को कई जगह नहीं तो कई बार तो अरविंद केजरीवाल को भी न्यायालय के सामने जाकर माफी मांगनी पड़ी ना। स्थिति तो सबके लिए एक जैसी है, लेकिन सवाल तो यहाँ विपक्षी एकता का है ना। एकता कैसे बनेगी? आप सब मिलकर चिल्ला रहे हैं कि भाई 2024 में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है क्योंकि देश के लिए खतरा है, लेकिन आप खुद तो एक मंच पे आ नहीं पा रहे सब। किसी भी तरीके से भाजपा मुक्त देश को जनता ही करेगी, जैसे कैसे करेगी? किया था, कैसे करेगी जब आपके बड़े बड़े नेता जेल में जा रहे हैं? तो कांग्रेस कभी हाशिए पर होगा, लेकिन किसने किया? जनता ने उसे हाशिए पर पहुंचाने का काम किया। और आज जब बीजेपी इस तरह से तानाशाही का शासन कर रही है और लगातार जनता को दिख रहा है, जो लोग वादा करके रोजगार का झूठा वादा करके सत्ता में आए,
जो लोग जिन्होंने कहा महंगाई को कम करेंगे, कानून उसका पे वादा भरोसा करके नहीं है सत्ता ना। में आए तो जनता ने सारे उन्हें के सारे लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं। मनोज जी, जनता की अदालत में मनोज जी, भाजपा आप का सुपड़ा साफ करेगी। संगीता जी ये कहना चाह रही हैं कि जिस तरह की काम हो रहे हैं ना, जांच एजेंसियों का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उससे भाजपा साफ है 2024 में। सारे के सारे दल जनता दरबार में पहुंच गए हैं। नहीं, भाजपा क्या संगीता जी के कहने से साफ हो जाएगी, आम आदमी पार्टी के कहने से साफ हो जाएगी? आप मुझे बताइए, किसी भी दल को साफ करना और रखना ये जनता की अदालत में फैसला होता है और ये फैसला जनता करेगी। लेकिन जो भ्रष्टाचार, जो सिस्टम आम आदमी पार्टी चला रही है, उसका फैसला तो कानून करेगा ना। भाई आप ये देखिए कि कानून तो अपना काम करेगा ना। आप हर चीज के सबूत हैं, चीजें हैं, एविडेंस हैं। जिस हिसाब से सिसोदिया जेल में है, 9 महीने लग गए इनको अपने स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री से लेने में। वो तो ये कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा होगा कि जेल मंत्री जेल में है। मतलब कि ये बात तो ठीक है कि भाई जो जेल मंत्री है खुद ही जेल में है, तो बढ़िया अच्छा मंत्रालय चलाना है तो जेल में से रह के बढ़िया चल सकता है। तो मसाज भी हो रही है, चीजें भी हो रही हैं। आम आदमी पार्टी को रोकने के जो आपके हथकंडे हैं, इससे आम आदमी पार्टी रोकने वाली नहीं है मनोज भाई। हमारे नए मंत्री बन गए हैं, रविंदर जी, आप इतना अच्छा बोलती हैं, आपका नेचर इतना बढ़िया, हम सब लोग बैठ के सुन रहे हैं आपकी बात, इतना बढ़िया लग रहा है। आप जैसे लोग आम आदमी पार्टी को बहुत आगे ले जाएंगे, ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। पर लेकिन मनोज जी आपने इतनी तारीफ कर दी संगीता जी की, अगर आपकी इस तारीफ पर उन्हें कोई बड़ा पद मिल गया तो आप फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेंगे ऑपरेशन लोटस चला के? नहीं, वो तो सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, हर नागरिक की पार्टी है, और हम तो कहते हैं देश हमारा परिवार है। हम तो उपाध्याय जी को भी कहते हैं, आप भी बहुत बढ़िया। रविंदर जी देखिए, वही बिलबिला रहे हैं जिस पे कार्रवाई हुई है और जो चोर है। माननीय केजरीवाल जी ने कॉमनवेल्थ घोटाले के बाद कितना मोटा फाइल दिखाया था शीला दीक्षित जी के खिलाफ। 8 साल 9 साल दिल्ली की सत्ता में रहे, कहां गया वो फाइल? वही इन्होंने कोर्ट में जाके, आप देखिए, आप जब बोल रही थी मैंने नहीं बोला था, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की सबसे गलत चीज है। उनको कार्यवाही करनी। अरे तो आप क्यों नहीं, आप कह रहे थे यूट्यूब पे डाल दो ना, यूट्यूब पे डाल दो, सब देख लेगा दिल्ली की जनता की आप निर्दोष हो। सबसे अगर भारतवर्ष में कोई पार्टी बनी और अगर उसका आंकलन किया जाएगा तो भ्रष्टाचार के मामले में सबसे घटिया पार्टी आम आदमी पार्टी सिद्ध होगी, क्योंकि वो ईमानदारी चोगा पहन के आएगा। छोड़ दीजिए आपके कहने। अरे जनता ने देख लिया, जनता देख रही है। संगीता जी एक मिनट, सर्वेश्वर जी एक सवाल है आपसे, सर्वेश्वर जी एक सवाल है आपसे, सर्वेश्वर जी एक सवाल है आपसे, समय कम है, सर्वेश्वर जी दूसरी बात, सर्वेश्वर जी एक सवाल है आपसे, एक सवाल ये है, आपने चलिए सबसे बेईमान पार्टी बता दिया आम आदमी पार्टी, उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने 2 बार चुनकर भेजा। जी हाँ, और एमसीडी में भी दिया है, दिया ना, दिया है। तो उस आधार पर आप जनता का अपमान नहीं कर रहे हैं? नहीं, जनता का अपमान नहीं हो रहा है, जनता भी समय दे रही है, जनता भी अपना एक समय देखती है। अब देखिए भारतवर्ष में कांग्रेस ने कितने वर्षों तक राज किया, भारतवर्ष में कांग्रेस ने कितने वर्षों तक राज किया। बोफोर्स घोटाला हुआ, फिर भी 2004 में यूपीए आई कि नहीं आई? सर्वेश्वर जी एक मिनट, उपाध्याय जी सिर्फ एक सवाल है आपसे। आरोपी होना, दोषी होना अलग अलग बात है। ठीक बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से विपक्षी दल अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं, उससे लगता है कि विपक्षी एकता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और 2024 की राह आसान नहीं होगी किसी भी दल के लिए। ये लोकतंत्र के लिए बेहतर स्थिति है कि हर दल अपने अलग अलग लड़ेगा अपनी अपनी लड़ाई, या एक साथ आना जरूरी हो जाता है? क्या होना चाहिए? देखिए, एक साथ कोई भी अपने अस्तित्व को खत्म करके नहीं आएगा। ठीक। आप सोचेंगे क्षेत्रीय दल अपना अस्तित्व खत्म कर दें, संक्षेप में और एक साथ आ जाएं, तो ऐसे एक साथ रहने का फायदा क्या है? ठीक बात। यानी अपना अस्तित्व बचाकर रखेंगे क्षेत्रीय दल। ठीक है। और जो राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दलों को अपने आप को मजबूत करना होगा। जिस तरह बीजेपी ने अपने आप को मजबूत किया, उस तरह से कांग्रेस को भी अपना संगठन मजबूत करना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा, जनता के बीच जाना होगा और बताना होगा। जैसे आम आदमी पार्टी एक मॉडल लेके चलती है, दिल्ली मॉडल, लेकिन
देखिए यानी यहाँ भी विडंबना देखिए रूट लेवल पर कि काम करना सातों की होगा। सातों लोकसभा की सीटें रूट लेवल यही पर काम दिल्ली की करना। जनता बीजेपी को ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन रूट लेवल पर कांग्रेस को काम करना होगा, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको खुद को मजबूत करना होगा, हमेशा क्षेत्रीय दलों पर निर्भर नहीं रहना होगा, और यही जो है 2024 में कांग्रेस को मजबूत कर सकता है। क्षेत्रीय दल अगर अपनी अपनी लड़ाई लड़ते भी हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, जब वो ताकतवर हो जाएंगे। क्षेत्रीय दलों का भी ताकतवर होना मजबूत है और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल का भी मजबूत होना जरूरी हो जाता है। ठीक उसी तरह से काम करना होगा रूट लेवल के लिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने काम किया है। लेकिन ऐसा हो पाएगा क्या? राह इतनी आसान हो पाएगी क्या? देखते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।